नौवीं कक्षा के विज्ञान के 8वें चैप्टर गति के छठे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम वेग समय ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। हम किसी गतिमान वस्तु की दो स्थितियों के लिए वेग समय ग्राफ ड्रा करेंगे। पहली स्थिति है जब वस्तु एक समान वेग से चल रही हो, और दूसरी स्थिति है जब वस्तु एक समान त्वरण के साथ चल रही हो। तो इन दोनों स्थितियों के लिए हम क्या करेंगे, वेग समय ग्राफ जो है वो बनाएंगे। और फिर इसके बाद इसी लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो वेग समय ग्राफ जो हम ड्रा करते हैं इनके क्या बेनिफिट है, क्या इसके लाभ है, अर्थात कि इन वेग समय ग्राफ से हम क्या क्या जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, वो सारा कुछ हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि वेग समय ग्राफ जब वस्तु एक समान वेग से चल रही हो। तो ग्राफ ड्रा करने से पहले हम एक समान वेग क्या होता है वो उसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि यदि कोई वस्तु जो है समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती हो, और वेग की बात करते हो समान विस्थापन तय करती हो, तो उसका जो वेग है वो एक समान वेग कहलाता है। तो जैसे यहाँ पर देखें, जैसे मान लेते हैं समय अंतरालों में एक एक सेकंड का ले लेते हैं, समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। वैसे तो ये कितने ही छोटे हो सकते हैं समय अंतराल। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो है पहली सेकंड में भी 3 मीटर चलती है, दूसरी सेकंड में भी 3 मीटर चलती है, तीसरी सेकंड में भी 3 मीटर चलती है। इस तरह से अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसका जो वेग है वो क्या कहलाएगा, एक समान वेग कहलाएगा। और यदि हम वेग के रिफरेंस में बात करें तो यदि जब वस्तु शुरू होती है तब भी उसका वेग कितना, 3 मीटर पर सेकंड। ठीक, यानी एक सेकंड में 3 चल रही है, आगे भी एक सेकंड में 3 चल रही है, आगे भी एक सेकंड में 3 मीटर चल रही है। तो इसका मतलब इसका समय चाहे 0 सेकंड ले, 1 सेकंड ले, 2 सेकंड ले, 3 सेकंड ले, हर जगह पर आपको इसका वेग कितना मिलेगा, 3 मीटर पर सेकंड ही मिलेगा। क्योंकि 1 सेकंड में 3 मीटर चल रही है तो वेग कितना होगा, जब 0 सेकंड है तब भी 3 मीटर पर सेकंड, 1 है तब भी 3 मीटर पर सेकंड, 2 है तो भी 3 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि एक समान वेग, जैसे यहां से स्पष्ट, नाम से स्पष्ट है कि किसी भी समय अंतराल में अगर वेग समान रहे तो वो एक समान वेग होता है। अब देखिए टेबल आपके पास तैयार है, तो आप यहां से इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ग्राफ में हम एक्स एक्सिस की तरफ ले लेते हैं समय, और दूसरा एक्स जो वाई एक्सिस की तरफ इधर हम ले लेते हैं वेग। ठीक, तो जब समय 0 है तब भी हम ले लेते हैं इसका वेग 0, 1, 2, 3 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर हम टाइम ड्रा कर देते हैं, टाइम मार्क कर देते हैं 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। ठीक, जब समय 0 सेकंड है तब भी वेग 3 है, 1 है तब भी 3, 2 है तब भी 3, 3 है तब भी 3, 4 है तब भी 3। तो इसका ग्राफ इस तरह से एक सीधी रेखा आएगा। ठीक, तो इसमें हम लिखें कैसे, यदि हम एक समान वेग के लिए, यदि हम एक समान वेग के लिए वेग समय ग्राफ खींचें तो यह समय x के समांतर एक सीधी रेखा होगी। यह समय x के समांतर
एक सीधी रेखा होगी। ठीक, तो यदि एग्जाम में आ जाए तो आपको ये जो चीजें मैंने समझाई ना, इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने और ये मार्किंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। इधर ऐसे करके वेग दिखा दो, ऐसे करके समय दिखा दो, सीधा ग्राफ ड्रा कर दो। यहाँ एक समान वेग की पहले तो परिभाषा लिख दो, ठीक, फिर इसका ग्राफ ड्रा कर दो और फिर ये लाइन लिख दो। यदि हम एक समान वेग के लिए वेग समय ग्राफ खींचे तो ये है समय x के समांतर एक सीधी रेखा होगी, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो देखिए, मैंने आपकी सुविधा के लिए नोट्स प्रिपेयर कर दिए है। नोट्स का लिंक जो है आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ठीक है। और वहां से आप एक ऐप डाउनलोड करके और ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे आता है वेग समय ग्राफ जब वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान हो। एक समान त्वरण का मतलब है कि यदि वस्तु जो है समान समय अंतराल में, यदि उसका वेग समान रूप से बदलता हो। एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु कौन सी होती है? यदि वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान रूप से बदलता हो, समान मात्रा में या समान रूप में बदलता हो, तो उस वस्तु का वेग जो है वो, उस वस्तु को हम कहेंगे कि ये एक समान त्वरण से चल रही है। उदाहरण के लिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु जो जीरो से स्टार्ट हो, समय जब जीरो है तब शुरू होती है, तो इसका वेग भी कितना है? जीरो है। समय जब 1 सेकंड हुआ तब उसका वेग मान लेते हैं कि 4 मीटर पर सेकंड हो गया। जब समय 2 सेकंड हुआ तो इसका वेग 4 और बढ़ गया, 8 मीटर पर सेकंड हो गया। समय जब 3 सेकंड हुआ, यानी इतना ही समय अंतराल में उतना ही वेग और बढ़ गया, यानी 12 मीटर पर सेकंड हुआ। फिर समय 4 सेकंड हुआ तो इसका वेग उतनी मात्रा में फिर बढ़ गया, 12 और 4 16 मीटर पर सेकंड हो गया। इसी तरह से अगर वस्तु चलती रहे कि उसका वेग समान समय अंतराल में समान मात्रा में बदलता रहे, तो उस वस्तु क्या कहलाएगी? एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु कहलाएगी। और ऐसी वस्तु के लिए देखिए, टेबल तो आपकी ऑटोमेटिक तैयार होगी, चाहे इसको टेबल या सारणी के रूप में लिख दो, ठीक है। वेग समय, जब समय 0 है तो वेग 0, समय 1 है तो वेग 4, 2 है तो 8, 3 है तो 12 और 4 है तो 16 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो वेग समय ग्राफ ड्रा करने के लिए हम 2 एक्सिस लेते हैं। जो एक्स एक्सिस है उस तरफ हम सामान्य तौर पे समय लेते हैं और दूसरी तरफ वेग, ठीक। अब यहाँ पर आप अपने रफली आइडिया से 1 2 3 4 5 अगर ऐसे मार्क करें, इधर 4 8 12 16 इस तरह से ये मीटर प्रति सेकंड में है और ये समय जो है वो सेकंड में है। तो जब देखिए t0 है तो v भी 0, तो बिंदु यहाँ आ जाएगा। t1 है तो v 4, 1 है तो 4, बिंदु यहाँ आ जाएगा। 2 है तो 8, 3 है तो 12, 4 है तो 16। तो इस तरह से सारे बिंदु एक सिद्ध में आएंगे, ठीक। और इसका ग्राफ जो इस तरह से एक सीधी रेखा आएगी जो कि समय x पर झुकी हुई होगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि यदि हम
एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए यदि हम एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ खींचे तो यह एक सीधी रेखा होगी, यह एक सीधी रेखा होगी जो समय x पर झुकी होगी, जो समय x पर झुकी होगी। ठीक। अब देखिए कि यहां पर एक स्थिति और भी संभव है। ये हो सकता है कि जब हम समय नोट करना शुरू करें, यानी समय जब 0 सेकंड है, तो वस्तु का वेग ऑलरेडी यानी वस्तु पीछे से चली आ रही हो यहाँ पर, और वस्तु का वेग मान लेते हैं कि 6 मीटर पर सेकंड पहले से ही है। तो 1 सेकंड होगी तो 6 और 4 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 2 है तो 10 और 4 14, और 3 है तो 14 और 4 18, कुछ ऐसे आ जाएगा ये। ठीक। और ऐसी स्थिति का अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो इधर हम समय लेते हैं और इधर वेग। ठीक। तो ऐसी स्थिति में जब समय 0 है तो वेग की कुछ न कुछ वैल्यू पहले से ही है। ठीक। उसके बाद जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो वही सीधी रेखा समय x पर झुकी हुई होगी। तो वेग समय ग्राफ की शेप उस तरह की भी हो सकती है और इस तरह की भी हो सकती है। अब आगे हम देखते हैं कि वेग समय ग्राफ के क्या लाभ हैं, अर्थात कि वेग समय ग्राफ से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो सबसे पहले तो जो है ये वेग समय ग्राफ ड्रा कर लेता हूं मैं, उसके बाद बताता हूं इसके क्या फायदे हैं। इस साइड हम ले लेते हैं वेग और इस साइड ले लेते हैं समय, और ये लो वेग समय ग्राफ जो अभी हम ड्रा करके आए हैं, सीख के आए हैं, उसी को मैंने दोबारा से ड्रा कर दिया है, दोबारा से खींच दिया है। ठीक। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस वेग समय ग्राफ यानी ये जो लाइन आई है इसका ढाल हमें क्या बताता है। वेग समय ग्राफ का ढाल। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये वेग समय ग्राफ का ढाल क्या चीज है, इसके ढलान क्या है। तो ये शायद आप पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हो तो ऐसा दिमाग में आना तो स्वाभाविक है ही बात। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि वेग समय ग्राफ का ढाल या इसका झुकाव जो हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, यानी एक सीधी रेखा का झुकाव जो है कैसे ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे कि एक इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बनाओगे, और उस समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या होना चाहिए, जिस रेखा का आपने झुकाव ज्ञात करना है ना, वो उस समकोण त्रिभुज का क्या होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए। ठीक। तो यहां पर ये जो कोण है इसको हम थीटा कहते हैं। ठीक। थीटा से भी डरने की जरूरत नहीं है, जैसे इंग्लिश में ABCD होती है ना, उसी तरह से ग्रीक भाषा में अल्फा बीटा गामा वगैरह ये होते हैं, उसी में एक थीटा अक्सर आता है। तो कोण को लगभग आप थीटा से डिनोट करते हैं, मैथमेटिक्स में भी ऐसे ही करेंगे आगे। ठीक। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि एक सीधी रेखा का ढाल यानी उसका झुकाव जो हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो अब इसका नाम दे देता हूं मैं ABC, और इसको देता हूं D, और इसको दे देता हूं O। अब जो इसका जो ढाल है ना वो किसके बराबर होता है, ये जो समकोण त्रिभुज का लंब वटे में आधार। कि समकोण त्रिभुज के लंब को आधार से अगर हम भाग दे देते हैं तो जो कुछ भी हमारे पास आएगा वो क्या है, इस AB का ढाल होगा। ठीक। और लंब और आधार का ये जो अनुपात है ना उसको हम गणित में कहते हैं टेंजेंट थीटा। ठीक। अभी टेंजेंट थीटा भी आपके लिए एक नई चीज है,
ये हम 10वीं क्लास के गणित में पढ़ेंगे। लेकिन अब अगर आपको इतना याद रखना कि टेंजेंट थीटा क्या चीज होती है, तो समकोण त्रिभुज के लंब को अगर आधार से भाग देते हैं तो टेंजेंट थीटा आ जाता है। ठीक। अगर फिर भी कोई बच्चा प्रेशर मानता है तो इसको छोड़ दो, वेग समय ग्राफ का ढाल बराबर BC बाई AC कह दो। ठीक। वैसे तो इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है, मैंने आसान भाषा में बता दी है। ठीक। तो एक बार फिर से शुरू करता हूं मैं। वेग समय ग्राफ का ढाल जो है वो लंब बटे आधार के बराबर होता है। ठीक। और जो टेंजेंट थीटा के बराबर होता है, ये लिख दो तो बहुत अच्छा लगेगा। अब BC किसके बराबर है? अब देखो, जब समय 0 है तब वस्तु की जो वेग है वो आरंभिक वेग, और आरंभिक वेग आपको पता है कि हम U से डिनोट करते हैं। और जब समय t है तो वस्तु का जो वेग है वो कितना है? v है। जो अंतिम वेग है उसको हम v से डिनोट करते हैं। ठीक। तो यहां से BC जो है ABCD, इस बिंदु को मैं E कह देता हूं। BC जो है वो देखिए यहां से AE के बराबर है। ठीक। और AC जो है वो OD के बराबर है। समझ गए ना? इस चित्र में देखिए कि BC जो है वो AE के बराबर है और AC जो है वो OD के बराबर है। अब AE देखिए OE माइनस OA के बराबर है, यानी पूरी लेंथ में से छोटी लेंथ घटा दो, AE बच जाएगी, यानी OE माइनस OA वटे में OD। अब देखिए कि OE जो है वो अंतिम वेग के बराबर है और OA आरंभिक वेग के बराबर है। OD ये समय के बराबर है। अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग, ये आ गया वेग में परिवर्तन, और वटे में लिया गया समय। तो वेग में परिवर्तन वटे समय ये होता त्वरण। तो यहां से आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी है कि वेग समय ग्राफ का जो ढाल है उसका झुकाव जो है वो वस्तु के त्वरण को रिप्रेजेंट करता है। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या बताएगा? वस्तु के त्वरण को बताएगा। ठीक। अब देखिए कि वेग समय ग्राफ से अगली जो जानकारी हमें मिलेगी वो वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है उससे मिलेगी। यानी चित्र से समझाता हूं आपको। यानी इधर तो हो गया वेग और ये हो गया समय, और ये हो गया वेग समय ग्राफ। ठीक। तो इस वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के से जो घिरा हुआ एरिया है, ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र पूरा, ये भी आपको कुछ न कुछ बताएगा। जैसे इसका झुकाव त्वरण बताता है ना, उसी तरह से क्षेत्रफल भी आपको कुछ न कुछ बताएगा। देखते हैं क्या बताता है। तो एक बार क्षेत्रफल ड्रा करने के लिए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से हम नाम दे देते हैं ABCDO। ठीक। तो यहाँ पर वेग समय ग्राफ व समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, बल्कि ये आयत है, इस आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो हम कहेंगे आयत OACD का क्षेत्रफल प्लस में क्या? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल।
अब देखिए कि आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी ओ ए गुणा ओ डी से चौड़ाई गुणा लंबाई कर दो, एक ही बात है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार हो गया ए सी और ऊंचाई हो गई बी सी। ठीक, अब देखिए, अब यहां से ठीक पिछले चित्र की तरह से हम जब समय 0 है तो जो वेग है वो आरंभिक वेग u होता है, और जब समय t है तो अंतिम वेग जो है वो किसके बराबर होगा? v के बराबर होगा। और यहाँ पर जो हमने इसका नामांकन कर रखा बिंदुओं का a b c d o, और इसको हम e कह देते हैं। ठीक, तो अब देखिए कि ओ ए इंटू ओ डी, इसको तो ऐसा कैसे रखते हैं? 1/2 ए सी को मैं ओ डी के बराबर कह देता हूं, और बी सी जो है वो ए ई के बराबर है, क्योंकि ये चीज इसके इक्वल और पैरेलल है, तो बराबर और समांतर है, तो मैं इसके बराबर कह सकता हूं इसको। ठीक, ओ ए गुणा ओ डी, इसको रिपीट कर दिया, कोई चेंज नहीं किया मैंने। 1/2 ओ डी, और ए ई को मैं कहूंगा ओ ई माइनस ओ ए, ओ ई माइनस ओ ए। ठीक, अब देखिए ओ ए आरंभिक वेग के बराबर है, ओ डी टी के समय के बराबर है, तो ये आपस में गुणा में है, तो बीच में गुणा का निशान लगाना कोई जरूरी नहीं है, सीधा लिख दिया तो अंडरस्टूड है कि गुणा में ही है। 1/2 ओ डी फिर टी के बराबर हो गया, ओ ई माइनस ओ ए, ओ ई हो गया वी के बराबर, ओ ए हो गया यू के बराबर। ठीक, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? ये स्टेप रिपीट करके आपने क्या करना? टी से गुणा और टी से भाग और टी से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ, अब वी माइनस यू बाई टी, वेग में परिवर्तन बटे समय, ये हो गया त्वरण। त्वरण को हम ए से लिखते हैं, एक बार फिर से यू टी मैंने यहां लिख दिया, 1/2 ए लिख दिया, वी माइनस यू बाई टी, वेग में परिवर्तन बटे समय त्वरण होता है, टी गुणा टी, टी स्क्वायर होता है। देखिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है क्या? विस्थापन। ठीक, तो वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का घिरा हुआ क्षेत्रफल जो है वो क्या देगा? वस्तु का विस्थापन देगा। तो यहां से आज हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें सीखी कि वेग समय ग्राफ का जो ढलान है वो आपको देगा त्वरण। ठीक, और वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का घिरा हुआ क्षेत्र देगा आपको विस्थापन। तो ये 1-2 बार आपने जो है अपनी कॉपी पर करके देखना है। ठीक, अगर ये दोनों आर्टिकल आपने ढंग से कर लिए तो उसके बाद जो है अगले लेक्चर में मैं आपको एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के कुछ समीकरण होते हैं, 4 समीकरण है, वो आपको बताऊंगा कि कौन कौन से समीकरण हैं, और फिर उनको इतनी ग्राफीय विधि से ही मैं आपको प्रूव करवाऊंगा। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ में जो आज मैंने आपको काम करवाया उसको अच्छी तरह से 1-2 बार अपनी कॉपी पर पेन से करके देख लें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।